वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 6 मार्च 2024 है। तो चलिए अपने इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। ऑफ कोर्स कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि द हिंदू में फ्रंट पेज पर क्या है। द हिंदू में फ्रंट पेज पर एक बहुत ही खास न्यूज़ है। एक डीयू के प्रोफेसर जो 80% दिव्यांग हैं, जिनके ऊपर मॉइस्ट होने के आरोप लगे थे, 2017 में सजा भी हुई थी। अभी उन्हें नागपुर बेंच जो बॉम्बे हाई कोर्ट की है उन्होंने रिलीज कर दिया है, ये बोलते हुए कि इनके खिलाफ जो भी आरोप थे वो साबित नहीं हुए हैं। खास है मामला ये पूरा मामला अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना होगा। कहानी 9 मई 2014 की है। प्रोफेसर साहब का नाम है जीएन साई बाबा। इनको अरेस्ट किया गया मॉइस्ट लिंक्स के चार्जेस में। इसके पीछे एक पूरी टीम लगी हुई थी इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो। और यहाँ पर यह पाया गया कि जो प्रोफेसर साई बाबा हैं वो इंसाइट कर रहे हैं, कई तरीके के जो ग्रुप्स हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये मामला आगे बढ़ा। मामला 6 अप्रैल 2015 को पहुंचा। तब यहां पर उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बुक कर लिया गया और उनके ऊपर इसके अंतर्गत ही केस चलाया जाने लगा। तो अब उनके खिलाफ आरोप थे कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कंट्री के अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में। 2017 में साई बाबा और उनके 5 बाकी के और साथियों को बुक किया गया यूएपीए के तहत, और आईपीसी के जो प्रोविजंस थे उनके कई सारे और क्लॉजेस भी इम्पोज किए गए। इसके साथ ही साथ 2017 में इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई, यानी कि 2017 में आजीवन कारावास। तो 2014 में इन्हें पकड़ा गया, इनके और 5 साथियों को भी पकड़ा गया, यूएपीए का कानून लगाया गया और 2017 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई एक सेशन कोर्ट के द्वारा। बाद में उन्होंने 2017 में ही अपील करी बॉम्बे हाई कोर्ट में, और वो जो अपील है वो चलती रही। उस अपील के चलते 2022 के अक्टूबर में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने इन्हें रिलीज कर दिया, ये बोलते हुए कि जो भी आरोप साई बाबा या उनके बाकी साथियों के ऊपर लगाए गए हैं उन्हें महाराष्ट्र की सरकार साबित नहीं कर पाई है, वो बहुत ही वेग हैं, अनडिफाइंड हैं। 2022 में जब साई बाबा और उनके बाकी के साथियों को रिलीज कर दिया गया था, तो अभी वापस से इस बारे में बातचीत क्यों हो रही है? ये 2024 में मामला कैसे आ गया? जैसे ही उन्हें रिलीज किया गया, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि हमें समय चाहिए, इस पूरे वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसे स्टे लगा दिया, ये बोलते हुए कि आप इस पूरे मामले की जांच फिर से करो, कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पूरे मामले की फिर से जांच की गई, और जब पूरे मामले की फिर से जांच की गई है तो अभी हाल फिलहाल में एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है उसने जीएन साई बाबा, जो कि 80% डिसेबल हैं और व्हील चेयर पर चलते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जेल में थे और इन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई थी, उन्हें अभी हाल फिलहाल में बरी कर दिया गया। एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ हफ्तों का समय मांगा ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सके, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और इस वर्डिक्ट के बाद भी अगर उन्हें एक्विट नहीं किया जाता है तो ये पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट होगा। ये पूरा मामला है मॉइस्ट लिंक का और एक डीयू के प्रोफेसर के बरी होने का। तो यहाँ पर ये पूरा मामला तो मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है विश्वास दिवस के स्पेशल ऑफर के बारे में। संकल्प 4.0, टाइटन 2.0, प्रहार 2.0 और प्रारंभ 2026 ये बैचेस डिस्काउंटेड रेट्स पर 10 मार्च के पहले तक अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे अपने पहले आर्टिकल के साथ। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। पिछले 3 सालों से लगातार लानिना का केस बना था, जिसे हमने कहा ट्रिपल डिप लानिना 2021, 22 और 23। लेकिन 2023-24 का साल एल नीनो का रहने वाला है
और इसका अंदाज़ा हमें लगना शुरू हो गया है। एल नीनो जो है वो 5 अभी तक जो भी रिकॉर्डेड एल नीनोज रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ऐसी जानकारी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। एल नीनो क्या होता है? देखो, समय समय पर हम देखते हैं कि एल नीनो का इफेक्ट कितना तेज है। तो 5 अभी तक जो स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनोज हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये एल नीनो अपने पीक पर उससे ज़्यादा इंटेंस होगा। हालांकि आने वाले समय में इसका ट्रेंड थोड़ा कमजोर हो सकता है, बट होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये जो कहना है एल नीनो के बारे में, इसे जानेंगे, लेकिन पहले समझते हैं एल नीनो क्या है। एल नीनो समझने से पहले आपको जो पैसिफिक ओशन में होने वाली आम कंडीशन होती है उसके बारे में जानना होगा। सामान्यतः क्या होता है कि ये है यूनाइटेड स्टेट्स और ये है साउथ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका का रीजन है ना, ये रीजन होता है गर्म, ये रीजन होता है गर्म। और यहाँ पर अगर आप अफ्रीका का, ये इनफैक्ट ये रीजन होता है ठंडा। ये अफ्रीका, ये जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है ना, ये गर्म होता है। ये नॉर्मली है, मतलब इतना नहीं जितना इस ग्राफ में दिखाया गया है, क्योंकि ये तो लानिना की सिचुएशन दिखाई गई है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, साउथ अमेरिका का ये चिली का जो कोस्टल रीजन है, ये ठंडा होता है। आपको पता है कि जब ये रीजन ठंडा होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और चूंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन होता है वो गर्म होता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो नॉर्मली जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ से जो हवाएं हैं वो फ्लो करती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इससे वहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, अच्छी खासी बारिश होती है, और इसी का इम्पैक्ट इंडियन ओशन में भी होता है, जिसके तहत हमारे यहाँ भी नॉर्मल बारिश हो जाती है। एक सिचुएशन बनती है लानिना की, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे जो टेम्परेचर होता है वो उससे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। इस सिचुएशन को लानिना कहा जाता है। मतलब वो जो हवाएं यहाँ पर आया करती थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो और इंटेंसिटी के साथ आने लग जाती हैं, बिकॉज यहाँ का लो प्रेशर और ज़्यादा डीप हो जाता है, स्टीप हो जाता है। तो लानिना की सिचुएशन बनती है अफ्रीका में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, नॉट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कई दफ़ा फ्लड्स वगैरह भी आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया को अच्छी बारिश मिलती है, इंडिया में भी और अच्छी बारिश होती है जब लानिना आ जाता है। लेकिन जब एल नीनो का मामला आता है ना, तो मामला पलट जाता है। जैसे कि इन जनरल ये जो कोस्ट है इसको ठंडा होना चाहिए, लेकिन जब एल नीनो का मामला आता है तो ये कोस्ट हो जाता है गर्म, और इसकी वजह से यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर, और इसके बाद जो हवाएं हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। इट सिंपली मीन्स कि जिस हवा को ऑस्ट्रेलिया की तरफ आना था वो अब अमेरिका की ओर जाने लग जाती है, तो वहाँ पर बारिश होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आ जाता है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर भी पड़ता है, और हमारे यहाँ भी बारिश बहुत कम होती है। इस सिचुएशन को कहा जाता है एल नीनो। इसके पीछे रीजंस क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं, कोई डिफाइंड रीजन नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ वर्क करते हैं इस एल नीनो इफेक्ट के लिए। एल नीनो में एक अपनी साइकिल होती है। इन जनरल 2 से 7 सालों में ये एल नीनो खुद को रिपीट करता है, लेकिन जैसे कि हमने देखा पिछले 3 साल लगातार लानिना के रहे, जिसे हमने ट्रिपल डिप लानिना कहा, वो भी अपने आप में एक रेयर कंडीशन है। तो ये जो अपहेवल्स है ना, कि 2 से 7 साल में एल नीनो खुद को रिपीट कर लेता था, लानिना खुद को रिपीट कर लेता था, वो अब हो नहीं पा रहा है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग सारा आरोप लगा देते हैं जब हमको समझ में कुछ नहीं आता। तो खैर यहाँ तो वैसे भी हमें समझ आ नहीं रहा। तो एल नीनो क्या है? ये पीरियोडिकल वार्मिंग सिचुएशन है ओशन सरफेस की, ईस्टर्न और सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। 2 से 7 साल में ये पूरा मामला रिपीट होता है, और जो ओशन वाटर में टेम्परेचर होता है ना, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन देखने को मिलता है, ये नॉर्मल कंडीशन में, एल नीनो कंडीशन में। इससे रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका और सदर्न यूएस में, ठीक है। ड्राई और वार्म कंडीशन बन जाती है साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और साउथ अफ्रीका में भी। सदर्न अफ्रीका, आई विल से, साउथ अफ्रीका तो एक कंट्री है, और इंडिया में भी। करंट स्टेटस क्या है? देखो, हमें अगर पता चल जाता है एल नीनो वगैरह के बारे में, तो हम ग्लोबल क्लाइमेट को सही तरीके से अगले कुछ महीनों के लिए इवेलुएट कर ले जाते हैं। पीक अकरेंस में हम देखते हैं कि जो ओशन सी सरफेस है उसमें 2 डिग्री का अंतर आता है, 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है टेम्परेचर में। और ग्लोबल क्लाइमेट जो है 2024 में वो एल नीनो के इफेक्ट में रहेगा, ये बात बिल्कुल तय है। इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो सीजनल क्लाइमेट पैटर्न के बियॉन्ड भी इसका इम्पैक्ट होता है, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। कई सारे और सेक्टर्स इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड पब्लिक हेल्थ। फोरकास्ट की बात करते हैं तो 60% ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि मार्च से मई के बीच में एल नीनो का इफेक्ट दिखने लग जाएगा। 80% चांस है कि न्यूट्रल कंडीशन भी बन सकती है अप्रैल से जून की सिचुएशन में। खैर, सारे अंदाजे ही होते हैं WMO के। अब ये अंदाजे कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो तो जब ये एल नीनो सर पे आ जाएगा तब पता चलेगा। बात करते हैं WMO के बारे में। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, उनके साथ मिलकर काम करती है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर, ओशन, क्लाइमेट और वाटर रिसोर्सेज को लेकर एडवोकेसी करते हैं। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को 1873 में फाउंड किया गया था।
1850 में इसे स्टैब्लिश किया गया स्विट्जरलैंड में जिनेवा में हेडक्वार्टर करते हुए। मेंबरशिप 191 कंट्रीज की है। इनके गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पर आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। ये पॉलिसीज बनाते हैं, रेगुलेशंस अडॉप्ट करते हैं, रेगुलर मीटिंग करते हैं कम से कम साल में 4 बार। इसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो पॉलिसीज यहाँ पे कांग्रेस में बनती हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम इनके पास होता है। इसमें 36 मेंबर्स होते हैं जो एनुअली मिलते हैं। फिर आता है सेक्रेटेरिएट। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। यहाँ पे एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ WMO। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो डेजर्ट स्टार ड्यून के बारे में है। डेजर्ट स्टार ड्यून, ओके, देखो अगर आप लोगों ने रेगिस्तान को देखा है किसी भी फॉर्म में, आपका सीधे सीधे एनकाउंटर हुआ हो तो ठीक, नहीं तो आपने मूवीज में, वेब सीरीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में डेजर्ट्स को देखा होगा। डेजर्ट्स का एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो सैंड का एक्यूमुलेशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द विंड मूवमेंट। जब हवा चलती है तो वो रेत को उड़ाती है और किसी जगह पे ले जाकर इकट्ठा कर देती है। तो रेत उड़ती रहती है, इकट्ठा होती रहती है, उसमें जो एक नेट रेत वहां पर बच जाती है ना, उसकी वजह से एक ड्यून क्रिएट हो जाता है। ये जो ड्यून्स होते हैं ये कई दफ़ा बहुत ऊंचे हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, और कई दफ़ा तो ये हज़ारों सालों से वहीं पर पड़े रहते हैं, और कई दफ़ा ये धीमे धीमे अपनी जगह भी बदलते रहते हैं। सैंड ड्यून्स विंड मूवमेंट के हिसाब से अलग अलग शेप ले लेते हैं और उसी की वजह से उन्हें नाम दिया जाता है। अगर उनका शेप एक स्टार के जैसा हो तो उन्हें स्टार ड्यून कहा जाएगा। स्टार ड्यून कैसे दिखते होंगे और कौन से वैरायटी ऑफ ड्यून्स हो सकते हैं जो रेगिस्तान में बन जाते हैं? एक होते हैं बार्कन ड्यून्स, उनका स्ट्रक्चर इस आप देखो क्रीशन के शेप में होता है। एक होते हैं लीनियर ड्यून्स, वो कुछ ऐसे दिखेंगे। फिर होते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स जो ऐसी वेव्स के स्ट्रक्चर में होते हैं। यहाँ पर आपको पैराबोलिक ड्यून्स मिलते हैं जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फिर आते हैं बार्कन ड्यून्स और बिल्कुल आखिर में आपने यहाँ पे देखा ये हैं स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स जो हैं वो विंड मूवमेंट के बार बार चेंज होने की वजह से ऐसे बन जाते हैं जैसे सेंटर से वो चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हों, तो ऐसे ड्यून्स को कहा जाता है स्टार ड्यून्स। तो ये स्टार ड्यून आपने देख लिया। ऐसे ही एक स्टार ड्यून की आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा कि डेजर्ट्स में ड्यून्स का बनना बहुत आम है, लगभग हर डेजर्ट में ड्यून्स बनते हैं। हर डेजर्ट में चूंकि ड्यून्स बनते हैं तो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये ड्यून्स बहुत ही मैसिव होते हैं, इनके अलग अलग शेप्स होते हैं। ये 1000 फीट की हाइट तक के हो सकते हैं, लगभग 300 मीटर तक ये ऊंचे हो सकते हैं। ये आपको अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इवन मार्स पर भी देखने को मिल जाते हैं। 10% जो अर्थ के मतलब जो भी डेजर्ट ड्यून्स है ना उसमें 10% आपको देखने को मिल जाएगा। डेजर्ट का जो भी एरिया है 10% उसमें ड्यून्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स विंड्स की वजह से होते हैं, उनके डायरेक्शंस के चेंज होने की वजह से इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्ड होते हैं। स्टार ड्यून्स काफ़ी ऊंचे और कॉम्प्लेक्स टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार ड्यून्स के बारे में। स्टार ड्यून्स के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि विंड मूवमेंट अगर मल्टीपल डायरेक्शन से होता है ना तो फिर इनका स्ट्रक्चर एक स्टार जैसा बन जाता है, तो उन्हें स्टार ड्यून कहा जाता है। तो स्टार ड्यून्स क्रीशन शेप के ड्यून से या बार्कन या लीनियर ड्यून से अलग होते हैं, क्योंकि ये वन डायरेक्शनल विंड से नहीं बनते बल्कि मल्टी डायरेक्शनल विंड से बनते हैं, और इसी वजह से इनका स्ट्रक्चर एक स्टार के जैसा हो जाता है। अब ये तो हमने बात करी ड्यून्स के बारे में जनरल। अब आइए बात करते हैं एक स्पेशल स्टार ड्यून के बारे में जिसका नाम है लाला लैला। लाला लैलिया जो स्टार ड्यून है, लाला लैलिया जो स्टार ड्यून है, दैट इज इन ईस्टर्न मोरक्को। तो मोरक्को का जो ईस्टर्न पार्ट है ना ये सहारा डिजर्ट का हिस्सा बनता है। तो सहारा डिजर्ट आपको ईस्टर्न मोरक्को में मिलता है, अल्जीरिया के बॉर्डर पे। वहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टार ड्यून है, दैट इज लाला लैलिया उसका नाम है। ये एर्ग चेबी जो सैंड सी है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसकी हाइट लगभग 100 मीटर की है। ये हाइट में लगभग 100 मीटर ऊंचा है और लगभग 700 मीटर ये वाइड है ड्यून। ये लगभग 5.5 मीट्रिक टन सैंड अपने आप में एक्यूमुलेट किए हुए है। ये हर साल लगभग 1.6 फीट सरकता रहता है वेस्टवर्ड, मतलब कि ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और ये एक साल में लगभग 1.5 फीट तक फिसल जाता है, सरक जाता है। अब देखो सरकने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे चलता है इसके हाथ पांव, ऐसा नहीं है। ड्यून्स का एक हिस्सा कट जाता है, अगला हिस्सा जुड़ जाता है, तो ये मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। अब समझो बात ये है ना कि ये जो ड्यून है
ये कितना पुराना है, इस बात को लेकर कई तरीके के सवाल जो वैज्ञानिक हैं उनके मन में रहे थे और वो इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से रिसर्चेस कर रहे थे। अब आपको ज़रूरत क्या है? अरे जितना पुराना है तो है, छोड़ो ना उसको, अपना काम करो। आपको क्या करना है ये जान के कि ये सैंड ड्यून्स कितने पुराने हैं। देखो, अगर आपको पता चल जाए ना कि सैंड ड्यून कितना पुराना है, तो आपको उस समय जब ये सैंड ड्यून्स बने थे, क्लाइमेट कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसा था, उसकी बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। इस चक्कर में वैज्ञानिक लोग खुराफात करते रहते हैं और पता करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि ये सैंड ड्यून्स कितने पुराने हैं। अब इसके लिए हमें देखना होगा कि इसके अंदर की जो रेत है वो कैसी है। अब इसके लिए हम रडार इमेजिंग करते हैं उनके लेयर्स को देखने के लिए। तो हमें ये देखने को मिला ना कि ये जो ऊपरी हिस्सा है ये तो लगभग 900 साल या 1000 साल पुराना है, लेकिन इसके नीचे की जो लेयर्स हैं वो और भी ज़्यादा पुरानी हैं। ये हमें पता चला। लेकिन अब मामला ये है कि अगर आपको उसके अंदर की रेत को देखना है तो आप कैसे पता करोगे उससे कि उसकी एज क्या है। देखो, एज पता करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपोजिट विंड से ये बनते हैं। जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है ल्यूमिनेसेंस डेटिंग टेक्निक। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमकना, तो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग टेक्निक में क्या होता है कि आप किसी भी पार्टिकल को स्टडी करते हो ये पता करने के लिए कि वो लास्ट टाइम कब डे लाइट से एक्सपोज हुआ था मतलब उसके ऊपर जो सन रेज थी वो लास्ट टाइम कब पड़ी थी। अगर वो दब गया होगा तो हो सकता है कि 1000 साल पहले उस पर सनरेज पड़ी हो। तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि अगर इसके ऊपर 1000 साल पहले सनरेज पड़ी थी मतलब ये 1000 साल से इधर दबा हुआ है। ये तरीका होता है पता करने का। तो ये तो देखो हो गया एज डिटर्मिनेशन सैंड ड्यून्स का, उसके फायदे। ग्लोबली सैंड ड्यून्स आपको सहारा डेजर्ट में मोरक्को में मिल जाएंगे। इसके अलावा चाइना, नामीब का जो सैंड सी है नमीबिया में, इसके सऊदी अरेबिया में, हर जगह आपको सैंड ड्यून्स मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट सैंड ड्यून नेशनल पार्क आपको कोलोराडो में मिल जाता है। तो ये तो पूरा मामला हो गया सैंड ड्यून्स के बारे में। हमारा अगला आर्टिकल लैक बैंगल्स के बारे में है जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। अभी इन्हें जीआई टैग दे दिया गया है और चूंकि हैदराबाद में ये जीआई टैग इन्हें दिया गया है तो हैदराबाद का जो एक स्पेसिफिक डिश है हलीम, हलीम के बाद ये सेकंड प्रोडक्ट होगा जिसे हैदराबाद से जीआई टैग मिला है। लाल बाजार हैदराबाद का जो है लाड बाजार, वहाँ पर इसको बनाया जाता है। लगभग 500 साल पुराना मुगल पीरियड का ये एक टेक्निक है जहाँ पर रॉयल फैमिलीज इस तरीके के आर्ट को पैट्रोनेज दिया करती थी। इसमें लैक यानी कि रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है बैंगल्स को बनाने के लिए और बाद में उन्हें डेकोरेट किया जाता है प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के साथ। जीआई टैग मिलने के बाद लगभग 6000 आर्टिसंस को इसका फायदा होगा जो इसे बनाया करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल अंकोर वाट टेम्पल के बारे में है। अंकोर वाट टेम्पल के आसपास बहुत सारे लोगों ने अपने घर बना लिए थे और उन्होंने वहां पे रहना शुरू कर दिया था, लेकिन कंबोडिया की सरकार ने अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए वहां के आसपास के लोगों से वो जगह खाली करवा दी है। इसी रेफरेंस में अंकोर वाट का ये मंदिर न्यूज में आया है। इसे राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने 12th सेंचुरी में बनवाया था जो कि खमेर डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। कंबोडिया का एक साम्राज्य हुआ करता था खमेर डायनेस्टी। रिलीजियस रिफॉर्मर और टेम्पल बिल्डर के तौर पे सूर्यवर्मन सेकंड को याद किया जाता है। अंकोर वाट जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो अंकोर में लोकेटेड है कंबोडिया की। ये पहला हिंदू टेम्पल रहा जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था। बाद में हालांकि इसे एक बुद्धिस्ट टेम्पल के तौर पे भी देखा गया। वॉल की कार्विंग्स पे जाएंगे तो आपको हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही मिथ की स्टोरीज मिल जाएंगी। काफ़ी एक्टिव रिलीजियस साइट है, बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट मॉन्क्स और डिवोटीज वहाँ पे जाते हैं, रेस्पेक्ट और ट्रिब्यूट और मतलब जो प्रेयर्स हैं मेडिटेशंस हैं उन्हें करते हैं। अंकोर वाट देखो 8वां जो दुनिया का अजूबा था उसका दर्जा इटली के पोम्पेई सिटी को था जो एक वॉल्केनो में ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब जो 8th वंडर है उसका दर्जा अंकोर वाट को दिया जा चुका है। हिस्टोरिकल पर्पस की बात करते हैं तो कार्विंग में बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है। ऐसा लगता है कि शुरू में ये हिंदू मैथोलॉजी की पर्पस से बनाया गया था लेकिन बाद में बुद्धिज्म का इम्पैक्ट इसके ऊपर आया। इसके आसपास कई सारे और स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। डेकोरेटेड बयोन टेम्पल है अंकोर थोम में। आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो 400 स्क्वायर किलोमीटर में इसके स्ट्रक्चर्स फैले हुए हैं और ये खमेर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी तो उनके रेमिनेंट्स काफ़ी हमें मिलते हैं 15 सेंचुरी तक के, 9 to 15 सेंचुरी तक के। इसीलिए साउथ एशिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते रहते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो शनान पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। अंग्रेजों की खुराफात आज भी बवाल करती रहती है। वो जो तब करके गए थे उसका इम्पैक्ट हम आज भी देखते रहते हैं। अभी देखो हुआ क्या है ना कि एक शनान पावर प्रोजेक्ट है। अब पहला सवाल तो ये है शनान पावर प्रोजेक्ट कहाँ है।
शनान पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, बढ़िया बात है। शनान पावर प्रोजेक्ट है किसके पास? ये है पंजाब के पास। अब ये क्या बवाल है? ये वो चीज जो हिमाचल प्रदेश में है वो पंजाब की ओनरशिप में क्यों है? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड सनान पावर प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब की ओनरशिप में आता है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश पंजाब से इस ओनरशिप को वापस से रिक्लेम कर रहा है। कई सारे सवाल अब पैदा होते हैं, अगर ये हिमाचल प्रदेश में है तो ओनरशिप पंजाब की क्यों है? और अभी तक अगर पंजाब की ओनरशिप थी तो हिमाचल प्रदेश अब इसे क्यों क्लेम कर रहा है? चलो इतिहास में पीछे चलो। 110 मेगावाट का जो शनान पावर प्रोजेक्ट है, इसे कर्नल बैते ने बनाना शुरू किया था पंजाब में 1922 में। चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। 1925 में इसे 99 साल की लीज पे पंजाब को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया पंजाब को? इसका फर्स्ट स्टेज देखो 48 मेगावाट तक का था, क्योंकि इसमें जो पानी इस्तेमाल होने वाला था वो ऊल रिवर का इस्तेमाल होने वाला था। जो ऊल रिवर है वो एक्चुअली में ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो इस नदी का पानी तो पंजाब की सरकार का था। अगर आप ये डैम बना रहे हो और एक स्टेट का पानी ले रहे हो तो ओनरशिप आपको स्टेट को देनी होगी। ये कहा गया कि आप इस नदी का पानी दीजिए और 500 किलोवाट फ्री बिजली आपको इस प्रोजेक्ट से दी जाएगी, प्लस जो ऑपरेशनल ओनरशिप होगी वो भी आपके पास होगी। तो जो लीज एग्रीमेंट है वो 1925 में उस समय जो मंडी के राजा हुआ करते थे, राजा जोगिंदर बहादुर, उनके साथ कर्नल बीसी बैती ने कर लिया था। तो इस तरीके से 1925 में ये जो प्रोजेक्ट था ये चला गया किसके पास? पंजाब के पास। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, सॉरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, लोकेशन की बात करें तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। मतलब ये है हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी है पंजाब के पास। और ये इनको 2025 में मिला था 99 साल के लीज के ऊपर। तो भाई 99 साल तो पूरे होने वाले हैं और मार्च 2 को ये समय पूरा भी हो गया। 99 साल की जब लीज खत्म हुई तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा चलो जो हुआ सो हुआ, अभी तो ये हमें दे दो, क्योंकि अब तो 99 साल पूरे हो गए, आपकी लीज खत्म हो गई। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जब हो रहा था स्टेट्स का 1966 में, तो भारत की सरकार ने, चूंकि हिमाचल प्रदेश एक यूटी हुआ करता था, तो इसको पंजाब को दे दिया था। मई 1967 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर ने नोटिफिकेशन जारी करके बोला कि जो शनान पावर प्रोजेक्ट है वो पंजाब के पास रहेगा, और पंजाब अभी तक उसे ऑपरेट भी कर रहा है, उसकी ओनरशिप को वो अवेल करके रखे भी हुए हैं। हालांकि देखो कई तरीके के विवाद इसको पोजेस करने को लेकर होते रहते थे। हिमाचल प्रदेश का आरोप ये लगता रहता था कि ये हिमाचल की टेरिटरी में है तो पंजाब का क्यों है। ठीक है, फर्दर उन्होंने ये भी बोला कि पंजाब की सरकार खाली इसका यूज़ करती है, उसे रिपेयर वगैरह नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल इनको छोड़ना है, तो छोड़ना है तो छोड़ और जाओ, हम इसको देख लेंगे कि हमें इसका क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल बवाल नहीं किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि देखो ये इंटरिम मेजर है, जब तक फैसला नहीं हो जाता किसका है तब तक प्यार मोहब्बत से रहो। इसके बाद आपको जैसे अपना डिस्प्यूट सेटल करना है कर लो। पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, और 8 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और देखेंगे कि अब ये शनान पावर प्रोजेक्ट किसे जाता है, पंजाब को या फिर हिमाचल प्रदेश को। हमारा जो आखिरी आर्टिकल है वो विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स के बारे में है। 190 कंट्रीज के इस इंडेक्स में 113th रैंक इंडिया को दी गई है। वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है। वुमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से इंपैक्ट होती हैं लॉज एंड रेगुलेशन से, ये वैल्यूएट करता है 0 से 100 के रेंज में। 100 का मतलब सब कुछ इक्वल है, 0 का मतलब सब बेकार है। 10th एडिशन है। किसी भी कंट्री को 100 स्कोर नहीं मिला, मतलब इक्वल राइट्स तो कहीं पे भी नहीं मिल रहे। 8 एरियाज हैं जिसमें इवैल्यूएशन होता है। 2000 मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट एंड पेंशन। इसके जरिए हम जेंडर इक्वलिटी को मेजर करते हैं। 190 कंट्रीज में 113th रैंक इंडिया की है। इंडिया को का जो स्कोर है वुमेन को लेकर वो 60% पे है। 60% लीगल राइट्स मिलते हैं वुमेन को कंपैरिजन टू मेन, जबकि ग्लोबल एवरेज 64% का है, मतलब अभी भी हम पीछे हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 10 डिग्री चैनल के बारे में। सही जवाब अंडमान एंड निकोबार है। आज का सवाल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में है। पूछा गया है कौन पब्लिश करता है। ऑप्शंस में IMF, UNDP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक है। जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की PDF मिल जाएगी ओनली ISK टेलीग्राम। यहाँ पे देवेंद्र दुबे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे आप देवेंद्र सर ओनली IS UPSC इस एड्रेस से भी अवेल कर सकते हैं। लास्ट में मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये है दुनिया। इस दुनिया में ये रेड कलर की हाईलाइटेड कंट्री कौन सी है, इसका नाम बताइए और इसकी कैपिटल भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।